हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से प्रतीक्षारत वैकेंसी थी ये और ये वैकेंसी आ चुकी है। आंसुलिपिक मुख्य परीक्षा 2023 के संबंध में जो विज्ञापन आया हुआ है, देखिए 2/12/2024 को विज्ञापन जारी किया गया है। आंसुलिपिक का मतलब स्टोनो की जो वैकेंसी होती है उसका विज्ञापन आ चुका है। ऑनलाइन जो इसका आवेदन प्रारंभ होगा 26/12/2024 से प्रारंभ होगा और अंतिम तिथि जो है इसकी शुल्क जमा करने की और ऑनलाइन करने की 25/1/2025 तक रखी गई है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2025 तक के लिए रखा गया है। यानी कहने मतलब अगर आप कोई भी गलती करते हैं आवेदन में तो आप 1 फरवरी 2025 तक उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर नोट विशेष कथन है, वही नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि अंतिम तिथि जो है 25/1/2025 ही है। इसके बाद कोई भी शुल्क आप जमा नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई दावा आपसे जो है स्वीकार किया जाएगा। और अंतिम तिथि जो संशोधन वगैरह की है वो 1 फरवरी है, इसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 13 परीक्षा 2024 आंसुलिपिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन आंसुलिपिक के कुल रिक्त पद 661 में से 608 सामान्य चयन के लिए और 53 विशेष चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आंसुलिपिक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग जो की जानी है वो पेट 2023 के स्कोर से की जानी है। इसमें इन्होंने कहा है कि आपका स्कोर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम आपका एक नंबर जरूर होना चाहिए। लिखा है कि स्कोर में 0 या सबसे कम उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी परंतु जब तक आयोग के स्तर पर कोई भी जांच वगैरह अगर विचाराधीन है तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि विचार नहीं किया जाएगा। इन्होंने यह भी बताया आगे कि इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है, कोई अन्य प्रणाली से आवेदन पत्र मान्य नहीं होगी। यानी कहने का मतलब uptplsc.gov.in पर ही जो आवेदन करेंगे वही मान्य है। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आयोग की वेबसाइट है uptplsc.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट जो ऑप्शन है उसमें जाएंगे, वहाँ पर विज्ञापन संख्या इसको देखेंगे और उस पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थी को इस चीज़ देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पॉइंट 2.2 अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि यानी 25/1/2025 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं तत्संबंधी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर दिए उसके बाद डिग्री लेते हैं, तो इनका ये कहना है कि फॉर्म भरने से पहले आप डिग्री ले लीजिए, इसलिए उसमें जो है कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जो अभ्यर्थी EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से 25/1/2025 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 23-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 24-25 से तो मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप EWS में आवेदन करने जा रहे हैं तो इस चीज़ की विशेष महत्व है। यहाँ पर देखिए जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर अदरवाइज़ क्या करते हैं लोग पुराना EWS प्रमाण पत्र लेके आते हैं और उसी से फॉर्म भरा लेते हैं, बाद में जब वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। आवेदन के संबंध में देखिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण भरेंगे आप हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता माता का नाम, ये सब आपको भरना है और उसमें कोई भी चेंज जो है यानी लॉगिन करने के लिए जो पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके आधार पर आप लॉगिन कर सकते हैं। एक तरीका यह है फॉर्म भरते समय। दूसरा तरीका है कि नाम, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी और श्रेणी OBC SC सिलेक्ट करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। OTP के माध्यम से जो पेट 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर था उसे डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो जो नंबर
रहेगा, उस पर एक OTP जाएगी, OTP से लॉगिन कर लेंगे तो फिर उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें अपने आप खुलकर आ जाएंगी, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं, EWS श्रेणी, आरक्षण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे, यानी जो पेड में आपने भरा था वही आ जाएगा, उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि उसके नीचे आप देखेंगे तो जो अर्हता है उसके संबंध में यस या नो करना है। फोटो और सिग्नेचर की विशेष टिप्पणी यहाँ पर ये है कि पेट 2023 में यूज किया गया आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वही फोटो और सिग्नेचर ही उसमें प्रदर्शित होगा, जिसे आपके द्वारा चेंज नहीं किया जा सकेगा। इसलिए जो फोटो सिग्नेचर उसमें लगा रहेगा वही आपको यूज़ करना है। अंत में आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर फीस पेमेंट पर आपको ये पहुंचा देगा, वहां पर आप पहुंच जाएंगे। फीस भुगतान करने के लिए UPI का यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीज़ों का आप जो है यूज कर सकते हैं पेमेंट गेटवे के माध्यम से। इसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई पेमेंट आपका फेल हो जाता है तो आप उसमें दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि वेरीफाइड ट्रांजैक्शन ID जो है बटन को क्लिक करने के उपरांत पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्रदर्शित होगी, जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। इसी पृष्ठ पर नीचे की ओर दाहिनी तरफ प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे आप, और इस आपको जो है फाइनल सबमिट पर पहुंचा देगा। अगर कहीं पर गलती होती है, यानी पेमेंट आप करते हैं और पेमेंट कट जाती है आपके खाते से, लेकिन यहाँ पर पेमेंट नहीं दिखाता है, तो पहले आप अपडेट योर जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाई वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करके जो है यहाँ पर आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। अगर पेमेंट कटा रहेगा तो वेरीफाई हो जाएगा और समायोजन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है यहाँ पर उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, यानी दोबारा आपको पेमेंट करके अपना पेमेंट फंसाना नहीं है। इसलिए अब उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर देखिए कि अतिरिक्त एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। अभ्यर्थी एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत नीचे दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क का स्टेटस पेंडिंग होने पर अभ्यर्थी एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड में क्लिक कर जो है वहाँ पर आवश्यक विवरण भरने के तो उपरांत अगला फॉर्म पूर्ण कर सकते हैं। अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे और ना ही अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं OBC, SC, EWS किसी के लिए भी 25 रुपये की शुल्क इसमें रखी गई है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी हो सभी के लिए 25 रुपये शुल्क रखी गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले किया जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आप अभी फॉर्म भर रहे हैं और आप अगर शॉर्ट लिस्ट होते हैं तब आपको जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले पेमेंट करेंगे जो मुख्य परीक्षा के फीस होगी, उसके बाद अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, फॉर्म भरने के बाद आपको जो है प्रिंट आउट रखना है। अच्छी बात है यहाँ पर कि अगर आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती करते हैं तो एप्लीकेंट सेगमेंट में जाकर एप्लीकेंट डैशबोर्ड में जाकर वहाँ पेट 2023 रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके आप OTP लेकर वहाँ पर जो है करेक्शन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा अपने भरे आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधन किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी भी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। नाम में वर्तनी की गलती करते हैं संशोधन कर सकते हैं, पिता में कर सकते हैं, पत्राचार का पता कर सकते हैं, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS में एवं क्षैतिक आरक्षण है उसको चेंज कर सकते हैं, जाति की श्रेणी और जेंडर चेंज कर सकते हैं। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण भी चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें जो है
करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि जो पदों का विवरण है वो क्या क्या है। देखिए कई डिपार्टमेंट्स हैं और कई डिपार्टमेंट्स में अलग अलग विभाग हैं और उनमें अलग अलग जो है पोस्ट है। जैसे यहाँ पर शुरुआत यहीं से करते हैं। राज्य कर आयुक्त कार्यालय में विभाग का नाम है, आंशुलिपिक की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है। वेतनमान यहाँ पर न्यूनतम 29,200 और अधिकतम 92,300। पे बैंड रुपये 5200 से लेकर 20,200। ग्रेड पे वेतन 2,800 रुपये का है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर EWS की 117 सीट है, इसमें SC की 32, अनुसूचित जाति की 10, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1, EWS की 17 और कुल पद अगर देखा जाए तो 177 पद यहाँ पर है। तो यानी ये अस्थायी पोस्ट है, ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। अगर देखा जाए यहाँ पर इसी तरीके से उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर में भी आंशुलिपिक का है। ये देखिए यहाँ पर खाद्य एवं रसद विभाग आपूर्ति शाखा में है, खाद्य एवं रसद विभाग विपणन शाखा में है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निदेशालय में भी पोस्ट है 27 पोस्ट टोटल, और लघु सिंचाई विभाग में 12 पोस्ट टोटल है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश में 11 पोस्ट है। इसके बाद राजकीय महाविद्यालय, राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय में 11 पोस्ट है। मुख्य कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं में 10 पोस्ट है। इसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट्स में कुछ न कुछ जो है पोस्ट यहाँ पर 8 पोस्ट 10 पोस्ट ऐसे है, जिसके यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाहे तो विज्ञापन आप उसी वेबसाइट से लिंक दे देंगे, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इसको पढ़ लीजिएगा तभी जाके आपको फॉर्म भरिएगा, क्योंकि कहीं पर देखिए हो सकता है कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर OBC की सीटें नहीं है, SC की सीटें नहीं है जो है, तो वहाँ पर अगर आप फॉर्म भर देंगे तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो हम आपको दिखा रहे हैं पोस्ट, इन पोस्टों को ध्यान रखते हुए ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। अदरवाइज आप जो है धोखा खा जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि ना रहे पोस्ट और फिर आप फॉर्म भर दें तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एक दो पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, जैसे राजस्व परिषद में देखिए एक ही पोस्ट है मात्र, वो भी जनरल की। ठीक है ना। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में देखिए विशेष चयन है, एक पोस्ट है जनरल की। ठीक है, और भी ये देखिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में एक पोस्ट है, अस्थायी पोस्ट है, भी अस्थायी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्षैतिज आरक्षण में देखा जाए तो जो दिव्यांगजन है उनके लिए अगर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पर जो है राज्य कर आयुक्त कार्यालय में पोस्ट है 3 पोस्ट टोटल, और इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इनकी भी जो है अलग से पोस्ट है। देखिए कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर उस तरीके से पोस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इसको आराम से पहले देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा जो है। अदरवाइज ये हो सकता है कि फिर वहाँ पर सीटें ना हो, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी SRD, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं लगभग हर जगह हर डिपार्टमेंट में 1-2 सीटें हैं ही। तो इसलिए यहाँ पर इसकी परिभाषा भी दी गई है क्या क्या होता है। जैसे B फॉर ब्लाइंड, ELV लिखा हुआ है तो लो विजन के, D डीफ हो गया, HH मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग हो गया। इसी तरीके से इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो ये फॉर्म है, ये एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कहने का मतलब ससुराल पक्ष से जो अगर आप जाति प्रमाण पत्र जारी कराते हैं तो मान्य नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अर्हता पर। अभी तक तुमने जो देखा चलिए ठीक है, इंटरमीडिएट होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए। हिंदी आंशुलेखन और हिंदी टंकण में 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना चाहिए। CCC अनिवार्य है। अगर CCC नहीं है तो अगर आपने हाई स्कूल इंटर में कंप्यूटर लिया है, अगर आप UP बोर्ड में आपने, तब भी आपका काम चल जाएगा, या उसी प्रकार की कोई अन्य डिग्री है तो भी चल जाएगी। अधिमानी अर्हता में अगर आपने 2 वर्ष प्रादेशिक सेना में काम किया है या NCC लिया है, भी प्रमाण पत्र है, तब भी आपको छूट मिलेगी।
1 जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो, ये आयु मांगी गई है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 1 जुलाई जो है को 18 वर्ष और 40 वर्ष अधिकतम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सरकार का आरक्षण है वो इसमें लागू होगा, वो मान्य होगा, वो आरक्षण आपको मतलब मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि जो परीक्षा होगी वो सूचना विज्ञापन के साथ संलग्न है, नीचे दिया हुआ है, उसको भी हम बताते हैं आपको। विशेष नोट है कि लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर 0.2 अंक तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए जो है, ठीक है ना। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो आंसुलिक के रिक्त पदों पर चयन हो तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम प्रथम चरण में देखें अगर हम तो 100 प्रश्न होंगे, समय 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी के प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा है तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस मार्किंग का प्रावधान है। उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% यानी 1/4 काट लिया जाएगा गलत उत्तरों पर। तो क्या क्या आएगा देखते हैं यहाँ पर। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता में कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी और कुल अंक इसके 30 होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण की 15 क्वेश्चन होंगे और 15 ही इसके जो है मार्क्स होंगे। सामान्य जानकारी के 20 और 20 कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 नंबर के होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 यानी 100 टोटल, ठीक है। तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो 1/4 माइनस मार्किंग इसमें रखी गई है। अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा कि इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा, ठीक है। बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर में देखिए सीधा सीधा दिया है यहाँ पर कि कंप्यूटर सूचना तकनीकी इंटरनेट का इतिहास परिचय एवं अनुप्रयोग के बारे में पूछा जाएगा। निम्नलिखित बिंदुओं संबंधी सामान्य ज्ञान, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, आईटी गैजेट्स कौन कौन से समय चल रहे हैं और उनका क्या उपयोग होता है, ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल का प्रयोग करना, संचालन करना, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग में वर्ड, एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली तकनीकी विकास एवं नवाचार पर जैसे मशीन लर्निंग, एआई वगैरह का जो प्रयोग हो रहा है उन पर जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है जलवायु इत्यादि, मिट्टी, वन्य जीव, अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि, राज्य व्यवस्था, प्रशासन इत्यादि पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्वितीय चरण जो होगा वो आपका आंसू लेखन एवं टंकण होगा। तो आप उसको समझे रहे हैं कि लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के आंसू लेखन एवं टंकण परीक्षा हेतु द्वितीय चरण में आंसू लेखन एवं टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा कंप्यूटर लैपटॉप पर होगी जो कार्यकारी प्रवृत्ति की होगी। केवल ऐसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने यथास्थिति आंसू लेखन एवं टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। हिंदी आंसू लेखन और हिंदी टंकण में 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। आंसू लेखन एवं टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप ससमय इसको जो है तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिनाई इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। तो कंप्यूटर की तैयारी अगर आप चाहें करना तो हमारे
SICT एजुकेशन के प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर क्लासेस नाम से, वहाँ जाके आप पूरी तैयारी कंप्यूटर की कर सकते हैं, एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम फिर से कोशिश करेंगे कि एक नया सेशन फिर से लेकर आएँ, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो 15 नंबर आपके जो है लगभग अगर कंप्यूटर के कहे जाएँ तो हम 15 में से 13-14 तो आपके हम करा ही देंगे यहाँ से, क्योंकि कंप्यूटर तो रोज़ ही पढ़ाते रहते हैं। तो उसमें अगर आप चाहें तो वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, या आप चाहें तो हम नोट्स भी उपलब्ध करा सकेंगे। आशा है कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ लेकर आए थे, और इसी आशा के साथ कि चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएंगी और सूचना जो प्राप्त चाहिए होती वो पूरे आपको मिल गई होगी। इसी आशा के साथ कि अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।